To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. So welcome class. In previous session we have studied about clinical thermometer and in this session we have studied about laboratory thermometer. So what is laboratory? Thermometer नाम से ही क्लियर है, लेबोरेटरी ऐसा थर्मोमीटर मतलब जो लैब के यूज के लिए हो या फिर हमारे बॉडी के अलावा जितने और दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैबोरेटरी थर्मामीटर. So the device that we use for measuring temperature of other objects is called laboratory thermometer. मतलब उसका टेम्परेचर दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो लेबोरेटरी है. इसका रेंज क्या होता है? क्लिनिकल का क्या रेंज रहता था? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली इज -10. इसका माइनस में जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट. कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबोरेटरी, मतलब हर जगह जैसे कि मिल्क के लिए, वाटर के लिए, हर जगह अलग अलग तरीके के थर्मामीटर का यूज होता है डिफरेंट पर्पस के लिए. जैसे कि बाहर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जहां मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है, वो भी क्या होता है? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. किसी भी दिन का कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम से कितना है और मिनिमम कितना है, उसके लिए जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अब कुछ प्रिकॉशंस है. पहले तो हम देखते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे कि हम एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेंगे और हमारे पास एक कोल्ड वाटर है, ठीक है. जब हम इसमें डिप करेंगे, हम अभी प्रिकॉशन में पढ़ेंगे, इसमें डिप करते ही और हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो पॉइंट है वो सरफेस एरिया, कंटेनर के सरफेस एरिया में टच नहीं हो, ठीक है, और हम ऊपर ही रखेंगे. और इसकी एक खास बात होती है कि जब तक हम इसको डिप किए रहेंगे तभी तक ये हमारा टेम्परेचर बताएगा. हम इसमें से निकालते ही इसका टेम्परेचर लोअर होता चला जाएगा. और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता था कि जब हम बॉडी में लगाएं और 2 मिनट बाद हम बाहर निकालते थे तो हमारा जो मेजरमेंट आना होता था वो सेम उतना ही आता था. लेकिन इसका जो है, जब तक हम इस पानी में डुबोए रखेंगे तभी तक का टेम्परेचर शो होगा. हम इस पानी से निकाल लिए, ये बिलो डाउन चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा. आप देख सकते हैं 30 डिग्री है तो हमने इसमें डाला, थोड़ा हमारा टेम्परेचर बिलो गया और फिर जब हमने इससे निकाल लिया तो फिर ये जहां तक का था वहीं तक हो गया, ठीक है. तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? डे के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है. और जो प्रिकॉशन होता है व्हाइल रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, थर्मामीटर को रीड करते समय का जो प्रिकॉशंस है वो देखेंगे. दिस शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट. टेढ़ा नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे? अपराइट. उसको हम हमेशा ऐसे रखेंगे. ये हमारा सही तरीका है. और क्लिनिकल का क्या सही तरीका था? ये मर्क्यूरी मतलब बल्ब की तरफ पहला इन, उधर से नहीं पकड़ना था, हमें यहाँ से पकड़ना था और फिर हम लगाते थे. और इसमें पकड़ने का क्या तरीका है? ये हम ऐसे पकड़ेंगे, ओके. और बल्ब शुड सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच द टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड. जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, जिस सब्सटेंस का, जब हम डिप करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर को तो उसके चारों तरफ वो सब्सटेंस कवर होना चाहिए. नहीं कि एक साइड में रहे और दूसरे साइड में नहीं, चारों तरफ से. वो जैसे हम पानी में हमने डिप किया तो क्या पानी का सरफेस एरिया क्या था? चारों ओर से उसको घेरे हुए था, ठीक है. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. कंटेनर का जो सरफेस होगा, जिस ग्लास में हमने रखा, इस ग्लास का जो सरफेस है, इस एरिया के अंदर अगर हम डाल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये इस पर टच नहीं हो. तो जब हम इसमें डिप करेंगे तो इसके सरफेस एरिया में ये लेबोरेटरी थर्मामीटर टच नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर फिर वेरी कर जाएगा, ठीक है. ये ध्यान रखना है हमें हैंडलिंग के समय. सो बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. इसका यही है कि अगर कंटेनर के सरफेस में टच करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा,
ठीक है। अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बताएगा, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर बताएगा। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, किंक नहीं होता है। आप डिफरेंस करने के लिए अगर कहा जाए लेबोरेटरी थर्मामीटर को और क्लिनिकल थर्मामीटर का, जब हम डिफरेंस करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें किंक होता है। आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है जो क्या करता है, चढ़े हुए पारा को रोक के रखता है। बट ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता है, इस वजह से इसका पारा गिरता चला जाता है। मतलब जब हम इसको लिक्विड स्टेट में किसी भी फॉर्म में रखेंगे और सरफेस एरिया में अगर टच कर देंगे तो फिर हमारा टेम्परेचर वेरी कर जाएगा, और अगर हम हटाए रखेंगे तो हमारा टेम्परेचर जितना होना चाहिए उस वाटर का या उस मिल्क का या उस ऑब्जेक्ट का उतना ही होगा। और जब हम जब लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर जितना ऊपर चढ़ रहा है वो रुक गया, जहां पे जाके वो रुक गया वही हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा। और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है कि उसमें किंक होता है, वो किंक क्या करता है, उस पारा को गिरने नहीं देता है और टेम्परेचर को रोक के रखता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी इज अ प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड अ टॉक्सिक एलिमेंट। जो मर्क्यूरी होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब इसको हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए इसका हम हैंडलिंग, क्लिनिकल थर्मामीटर का हैंडलिंग बहुत केयरफुली करेंगे। अगर कभी भी किसी हार्डन थिंग से अगर इसको टच होता है तो क्या होगा, हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर का मर्क्यूरी क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगा, तो उसको फिर संभालने में बहुत टाइम लगता है और फिर वो एयर में क्या होगा, वो फैल जाएगा, तो हमारे आंख को डैमेज कर सकता है, नाक को, मुंह को, हमारे बॉडी के स्किन को, किसी भी पार्ट को वो डैमेज कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर का हैंडलिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग होता है। क्यों डिजिटल थर्मामीटर में मर्क्यूरी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये था हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा इस चैप्टर में है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप जब बीकर में पानी लिए और उसमें आपने डाला तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ा या घटा, आपने उसको नोट करना है। ये एक्टिविटी आपकी हो गई। तो अब दूसरा है हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारा हीट, हमारा बॉडी गर्म कैसे लगता है, कोई भी चीज गर्म कैसे हो जाता है, हम गैस पे कोई पैन चढ़ाते हैं, पैन का हैंडल तक कैसे गर्म हो जाता है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हीट भी ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, बॉडी और ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट of at a higher temperature to a body at a lower temperature, this is called transfer of heat। और जब भी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, कभी भी कूलर ऑब्जेक्ट से हॉटर की तरफ नहीं होगा। जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे जाके कूल ऑब्जेक्ट को बाद में वो हॉट करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी इन 3 डिफरेंट वेज, 3 भागों में, मतलब 3 वेज होता है, 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वो क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दैट इज फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दीज आर द 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसा हीट का ट्रांसफर जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो। हम कंडक्शन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें लेना है कुछ थिंग्स जो है आयरन नेल्स, एक कैंडल, एक मैच बॉक्स और एक ये लॉन्ग स्ट्रीम आयरन रॉड लेना है। और इस पे हमने देखिए ऐसे चिपका लिया है। इस आयरन नेल्स को हम कैंडल को ब्लो करके, कैंडल की मदद से हम इस आयरन नेल्स को इस स्ट्रिप पे हम चिपका लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम उल्टा इस स्टैंड में, हमने स्टैंड भी लिया है, स्टैंड में लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंडल को हम ब्लो करेंगे। कैंडल हमने लाइट कर लिया है। उसके बाद हम इस कैंडल को इस स्ट्रिप के वन एंड के पास लगाएंगे, फिर जो चेंजेस आएगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे।
देख सकते हैं क्या हुआ, हमारा जो पहला आयरन नेल्स था वो का कम डाउन नहीं, वो नीचे आ गया। क्यों आया? हीट की वजह से। ऐसे ही पूरा स्ट्रिप वार्म हो जाएगा हीट की वजह से और सारे नेल्स क्या होंगे, उसका वैक्स पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और सारे नेल्स नीचे आ जाएंगे। कि वो कैसे लटक रहा है और फिर वो नीचे आ जाएगा। ऐसे करते करते हमारे जो सारे नेल्स है वो ऐसी हीट यहाँ कंडक्शन हो रहा है, तो कंडक्शन हमेशा सॉलिड से ही होता है और सॉलिड मैटर है हमारा, तो हमने हीट दिया तो क्या हुआ, 2 आयरन नेल्स हमारे गिर चुके हैं। ऐसे करके वो 3 आयरन नेल्स भी गिर जाएंगे। दिस प्रोसेस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हमने ये वीडियो देखा, तो इससे क्या हमें समझ आया कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। जैसे हमने कैंडल लगाया और वो जो फ्लैट स्ट्रिप था वो क्या हुआ, वो गर्म होता गया और क्या किया, वो सारे कील जो हमने चिपकाए थे कैंडल से, उससे वो गिरने लग गया। तो इस पे हम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि कंडक्शन फ्लो होता है। आप घर में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। So conduction, transfer of heat through direct contact. Next, heat occur at different temperature when objects are touching each other anytime. कोई ऑब्जेक्ट जिनको मतलब टच करते, कोई ऑब्जेक्ट जो हॉट है, और कभी भी हीट का ट्रांसफर क्या होगा, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ इसका ट्रांसफर होता है। और जब भी हम उसको टच करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा, डिफरेंट रहेगा। As long as objects are in contact, transfer of heat will continue. इतनी देर तक, जितनी ज्यादा देर तक हम ऑब्जेक्ट के टच में, मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में रहेगा, उतने देर तक क्या होगा, उसमें हीट ट्रांसफर होता रहेगा। हीट विल कंटिन्यू, वो ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू। इट इज अ प्रोसेस। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर इन टू द कूलर इन। मतलब जो मतलब सॉलिड में ही होगा। कंडक्शन हमारा किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर इन टू कूलर इन। कहां से शुरू हुआ, हॉटर इन से कूलर इन की तरफ। अब 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, 2 मटेरियल्स आते हैं, वो क्या है, कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। तो ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने से हीट को आसानी से पास होने देते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं वो अपने आप से हीट को पास नहीं होने देते हैं। सो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब अपने आप से हीट को आसानी से पास करने देते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी। तो आयरन जो होता है, जो लोहा हो गया हमारा, वो क्या जल्दी गर्म हो जाता है, वो आसानी से हीट को ट्रांसफर होने देता है। एल्युमिनियम भी, कॉपर भी, मतलब मेटल्स हैं ये सारे, और ये सब हीट को ट्रांसफर होने, ये सारे कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या है, ऐसा मटेरियल जो अपने आप से हीट को पास नहीं होने देता है। तो मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो एग्जांपल इसका क्या हो गया, प्लास्टिक, वुड, पेपर, रबर, एटीसी। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि हम एक बीकर में गर्म पानी लेंगे और क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स को डालेंगे। जैसे हम हमारा मेटल, एक स्टील का स्पून डाल देंगे, एक प्लास्टिक का स्केल डाल देंगे, एक पेंसिल डाल देंगे, पेन डाल देंगे, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है जो इन सब चीज़ों से बने हैं उनको हम डाल देंगे और कुछ देर छोड़ देंगे। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी छोड़ सकते गर्म पानी। लेकिन गर्म पानी ठंडा मतलब नहीं होना चाहिए, इतना देर हम डिप करके रखें। और उसके बाद सभी ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकालेंगे और एक एक नाम लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट के बगल में क्या ये गर्म हुआ, ये गर्म नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। तो कंडक्शन हमने देखा। अब हमारा दूसरा क्या था, डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ हीट का दूसरा मोड क्या था हमारा, कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन क्या होता है, तो इसमें लिक्विड और गैस, इसमें लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट। फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट, ये हमेशा हीट का ट्रांसफर क्या होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू द
कूलर ऑब्जेक्ट। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रोसेस में होगा, क्या होगा, हॉटर ऑब्जेक्ट से ही कूलर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस, इसमें क्या होता है, लिक्विड और गैस में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो हमारा ओवरऑल चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। हम इस चैप्टर को एक्टिविटी के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो हमें इसमें क्या है, हमने कंडक्शन में एक्टिविटीज देखी, 2-3 एक्टिविटीज देखा हमने कंडक्शन में। अब हमारा कन्वेक्शन का भी जो एक्टिविटी है वो ये है कि हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी लेना है, 3/4 एरिया पानी को कवर करना है। अब हमें ट्रिपॉइड स्ट्रैंड लेना है। ट्रिपॉइड स्ट्रैंड होता है जो थोड़ा ऊंचा होता है और उस पे हम आराम से बीकर को सेट कर सकते, फिक्स कर सकते, रख सकते। और उसके बीच में इतना जगह होता है कि हम एक स्पिरिट लैंप लगाते हैं और वो स्पिरिट लैंप ब्लो करता है। इफ यू हैव नॉट स्पिरिट लैंप यू कैन टेक कैंडल ऑल्सो। तो कैंडल लाइट भी वहां पे जला सकते हैं जो कि बर्न करेंगे। तो कैंडल लाइट का जो बर्निंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, बीकर के जस्ट नीचे। और उस बीकर में पानी के अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग लेना है, वो क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के मानो 4। इससे क्या होगा, ये जो है वाटर में इसका जो कलर, वाटर में बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद इसका कलर जो है ना पिंक हो जाता है। और वो कैसे ऊपर जा रहा है ये देखने के लिए हमें इस बीकर में क्रिस्टल डालना जरूरी है। इफ यू डोंट हैव क्रिस्टल देन यू ऑल्सो डू विथ नॉर्मल बीकर एक्टिविटी। ओके, तो हमने बीकर लिया, उसके बाद हमने क्रिस्टल डाला, नीचे हमारा कैंडल लाइट कर दिया हमने और कैंडल या फिर स्पिरिट लैंप हमारा जल रहा है। और उसके बाद जब वो जलता है तो हीट कहाँ मिल रहा है, हीट किसको, बीकर को। बीकर के हीट मिलते ही क्रिस्टल क्या होता है, गर्म होना शुरू होता है और क्रिस्टल से फिर पिंक कलर का रेज निकल, मतलब पिंक कलर का कलर, वाटर में पिंक कलर आने लगता है और वो पिंक कलर की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो हीट का ट्रांसफर शुरू हो गया है और पूरा पानी, जो गर्म पानी है वो वहां से ऊपर उठ गया है और साइड में जो ठंडे पानी थे वो सब आके वो गर्म पानी की जगह को छीन लिया। और ये प्रोसेस को जब तक करना है कि पानी पूरा गर्म ना हो जाए। अब जब पूरा पानी, होल वाटर गर्म हो गया तो पूरे वाटर में क्या चला गया, हीट चला गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। Then when part of gas or liquid is heated, the particles move faster and spurt out more. क्या होता है, पार्टिकल मूव फास्टर, बहुत ज्यादा फास्ट घूमने लगता है और पूरे में फैल जाता है। कोई चीज गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है। घी पिघलता है तो फैलता है और जब ठंड होती है तो घी क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है। और गर्मी होते ही घी फैलने लगता है। तो कोई भी जब चीज गर्म होता है तो क्या होता है, वो फैलता है। तो when part of a gas or liquid is heated, the particles move faster. जब कोई भी चीज को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो स्प्रेड आउट होता है और जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर से जल्दी मूव करने लगते हैं, जल्दी मूव करते हैं। तो अब कन्वेक्शन इन एयर, अब तो हमने ये देख लिया, हमने गर्म किया तो गर्म पानी ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो ऊपर जाते ही क्या होता है, एयर को भी, हाँ, एयर में भी कन्वेक्शन होता है क्योंकि एयर को क्या करता है, एयर भी हीटेड हो जाता है। तो कन्वेक्शन इन एयर हम देखते हैं। तो द एयर नियर द हीट सोर्स, जब हीट सोर्स के पास का जो एयर होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। और जो जितना नियर हीट सोर्स के जितना नियर जो ऑब्जेक्ट एयर होगा वो उतना ज्यादा जल्दी गर्म होगा। तो द एयर फ्रॉम द साइड मूव इनटू टेक इट्स प्लेस। जो एयर होगा, जो कूलर एयर है, वो क्या होगा, फ्रॉम द साइड मूव इनटू टेक प्लेस। और जो आसपास की एयर है, तो जब वहां का हवा ऊपर चला जाएगा तो आसपास की जो और एयर है वो वहां पे क्या अपना जगह लेने आ जाएंगे। ठीक है, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इसी प्रोसेस में क्या होता है, इसी प्रक्रिया में क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है। इसलिए जहाँ पे जो लाइट हीट जलती रहती है वहां की हवा को क्या करता है, वो गर्म कर देता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कन्वेक्शन इन एयर, एयर में कन्वेक्शन होता है। अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये ब्लोइंग कैंडल है, ठीक है, ये हमने ब्लोइंग कैंडल लिया है और हम इसे कहीं फिक्स कर देते हैं, हम कोई जगह पे इसको रख देते हैं, ठीक है। और एक हाथ हम इस कैंडल के ऊपर डालेंगे, ठीक है, एक हाथ हम ऊपर डालें और एक हाथ हम इसका बगल में डालेंगे, ठीक है। अब हम कुछ देर तक डालेंगे, 5 मिनट, बहुत है 5 मिनट, 5 मिनट हम ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा कौन सा हाथ
कितना ज्यादा गर्म हुआ। तो हम देखेंगे हमारा जो ऊपर जो हमने हाथ किया वो हमारा ज्यादा हीटेड होगा इन कंपैरिजन टू ये वाले हाथ, मतलब लेफ्ट है हमारा जो राइट हैंड है वो ज्यादा गर्म होगा इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड। So we can say that if we keep one hand above a flame and one on the side of the flame, the hand at the top feels hot because अब क्यों ज्यादा गर्म होगा, हमारा जो ऊपर वाला हैंड है, जो हमारा राइट हैंड जो हमने कैंडल के ऊपर रखा था वो ज्यादा गर्म होगा। क्यों? Because the air above is heated by convection, because ऊपर का जो एयर है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या हो गया, हीट हो गया। So कन्वेक्शन ऑफ एयर हमने देखा कि हमारा इसलिए ऊपर वाला हैंड ज्यादा गर्म हो गया था। तो ओवरऑल हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के दो मोड्स देख लिए, वो क्या है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन के बारे में देखेंगे, हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोग अपने घर पे जब एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हीटेड है हर सब्सटेंस में हमें ब्लो करना है, कैंडल को भी हम अच्छे से हैंडल करेंगे और अपने पेरेंट्स के गाइडलाइन में आप ये सारे एक्टिविटीज करेंगे। वो अगर नहीं हो या कोई बड़े नहीं हो तो आप ये एक्टिविटी अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ इंश्योर कर लेना है कि कोई आपके बड़े आपके साथ हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।